नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाह हमीद, हिंदी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से। पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता और स्वरूप, इसके अंतर्गत सप्ताह 5 व्याख्यान 25 है। पश्चिम में अनुवाद अध्ययन आरंभ, पाश्चात्य अनुवाद सिद्धांत, पाश्चात्य अनुवाद चिंतक। इसके अंतर्गत पाश्चात्य अनुवाद सिद्धांत 5, ये लगातार जैसे इस सप्ताह में जो हमने व्याख्यान दिया उसमें इस पर सिद्धांत पर बात करते हुए आ रहा हूँ। तो ये 5 जो है इसका अंक है। सापेक्षतावाद का सिद्धांत, ये विचार अनुवाद की परिभाषा के आधार पर एक नया प्रश्न उठता है, अर्थात क्या अनुवाद समतुल्यता के सिद्धांत पर आधार पर अंतरण है या प्रतिस्थापन है। सामान्यतः मूल भाषा के पाठ को लक्ष्य भाषा के पाठ में अंतरण करना अनुवाद कहा जाता है। अनुवाद के भाषी संदर्भ में अंतरण के विपरीत विकल्प पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दो भिन्न भाषाएं जीवन और दुनिया को अपनी दृष्टिकोण के आधार पर प्रस्तुत करती हैं। कैटफिट भी कहते हैं कि अनुवाद में स्रोत भाषा के अर्थ का लक्ष्य भाषा में प्रतिस्थापन होता है, ना कि उसका अंतरण। वस्तुतः अंतरण के अंतर्गत मूल भाषा के अर्थ को लक्ष्य भाषा में बदलने की भावना देखी जाती है। मुहावरे, कहावतें और सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के आधार पर अंतरण की प्रक्रिया प्रतिस्थापना के मुकाबले अधिक देखी जाती है। सापेक्षतावादी सिद्धांत ये संकेत करता है कि प्रत्येक भाषा अपने अनुभव की दुनिया को अपने तरीके से व्यवस्थित और व्यक्त करती है। भौतिक स्थिति में तथ्य समान होते हैं, लेकिन यदि भाषा इसे अनुभव की स्थिति में स्वीकार करते हैं तो वह अपनी विशिष्ट दृष्टि से नए संदर्भ प्रदान करता है। सैस्योर, सेपेर, बोर्फ आदि भाषाविदों ने विभिन्न भाषी समुदाय के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि दुनिया को देखने के लिए प्रत्येक भाषा विभिन्न दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो अब मुहावरों को ही हम बात कर लें, कहावतों पर ही बात कर लें, वहां पे सामाजिक संस्कृति अभिव्यक्ति अलग अलग सी होती है। सिर्फ काले रंग को लेकर बात करें, हम लाल रंग को लेकर बात करें, सफेद रंग को लेकर बात करें, तो प्रतीक हैं। तो एक भाषा से उसकी सामाजिक संस्कृति के आधार पर उसमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। सापेक्षतावाद के सिद्धांतकार मानते हैं कि अनुवाद प्रक्रिया में मूल भाषा के पाठ की भाषी विशेषता लक्ष्य भाषा के पाठ में अंतरण नहीं होती, बल्कि प्रक्रिया के आधार पर यह मूल भाषा की विशेषता लक्ष्य भाषा की विशेषताओं द्वारा प्रतिस्थापित होती है। तो अब हम मूल भाषा से लक्ष्य भाषा में जब हम लेके आएंगे तो वहां पे किस तरह की प्रक्रिया होती है, इस पर अनुवाद के सिद्धांत लिखे गए। पुनर्कोडीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के आधार पर मूल भाषा के पाठ का पहले विकोडीकरण किया जाता है, फिर कोडीकरण के माध्यम से अर्थ लक्ष्य भाषा के पाठ में पुनर्गठित किया जाता है। भाषी उपकरण के माध्यम से पहले मूल पाठ का विश्लेषण मतलब विकोडीकरण किया जाता है और अर्थ प्राप्त किया जाता है। इसके बाद मूल भाषा और लक्ष्य भाषा के वैज्ञानिक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और उसके समानताएं और भिन्नताएं स्पष्ट की जाती हैं। इसके बाद प्राप्त अर्थ की कोडीकरण के माध्यम से पाठ का रूप पुनर्गठित किया जाता है। भाषी विशेषज्ञ विलियम्स फ्रवले इस सिद्धांत के समर्थक हैं। उनके अनुसार इस कोडीकरण प्रक्रिया में दो कोड होते हैं, मैट्रिक्स और लक्ष्य कोड। मूल भाषा के पाठ को मैट्रिक्स और लक्ष्य भाषा के पाठ को लक्ष्य कोड कहा जाता है। फोल्वे के अनुसार अनुवादक भाषी संरचना को कोडीकरण करता है, फिर समतुल्य लक्ष्य भाषा में शब्द, विचार आदि को कोड में परिवर्तित किया जाता है। प्रेषक और प्राप्तकर्ता के संदेश की पृष्ठभूमि में एक कोड होता है जो निर्माण और पाठ प्राप्त करते समय दोनों में मौजूद होता है। प्रेषक और ग्रहित के बीच सारणीय
होता है जो प्रेषक और ग्रहित के बीच मध्यस्थ संबंध और कोड सामग्री संबंध को स्थापित करता है। तो अब यहां पे इस प्रकार के जो कोडीकरण है, इसकी जो प्रणाली है, इसका विस्तार हुआ है। अंतर प्रतीकात्मकता का सिद्धांत, अंतर प्रतीकात्मकता पर विश्वास करने वाले लोग दुनिया में हर व्यक्ति को अनुवादक मानते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी को बुलाना है तो पहले हम उस व्यक्ति को बुलाने की भावना महसूस करते हैं। इस भावनाओं को हम शब्दों और ध्वनियों में नियंत्रित करते हैं। फिर संवाद का निर्माण होता है। संवाद करते समय पहले हमारे मन में एक भावना आती है। इस भावनाओं का हम शब्दों में नियंत्रित करते हैं और ध्वनियों के माध्यम से बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। अर्थात पहले हम सोचने की प्रक्रिया को अपार भाषा में अर्थ भावना के रूप में करते हैं या अपनी मातृभाषा में सोचते हैं, फिर सुनने वाले व्यक्ति के लिए उस भावनाओं के अनुसार इसे अनुवादित करते हैं। इस प्रकार अनुवाद में हर व्यक्ति प्रतीकों के आधार पर भावनाओं या विचारों को लक्ष्य की ओर ले जाता है। इसे अंतर प्रतीकात्मकता कहा जाता है। तो ये दुभाषी में, जो भी दुभाषी हैं उनमें ये होता है। समझे, मातृभाषा अलग है। ये तो हर स्कूलों में भी आजकल हो रहा है कि जो बच्चे हमारे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ भी अंतर प्रतीकात्मकता सिद्धांत का प्रयोग होगा, क्योंकि वो बच्चा जो है या कोई भी व्यक्ति जो है वो एक स्तर पर अपने घर पर अलग भाषा का प्रयोग करता है, और जहाँ वो कार्य के लिए जाता है, काम के लिए जाता है या सीखने के लिए जाता है, प्रशिक्षण के लिए जाता है, वहाँ की भाषा भिन्न होती है, तो वहाँ प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया जाता है। अनुवाद युक्ति सिद्धांत, अनुवाद युक्ति सिद्धांत का तात्पर्य है कि अनुवाद के अर्थ को संप्रेषण के लिए प्राथमिकता दी जाती है, न कि अनुवाद के शब्दों को। अनुवादों या विचारों को उनके देश, समय और संदर्भ के अनुसार ढाला जाता है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी में बाथरूम का अनुवाद स्नान गृह कहने के बजाय गुसल खाना या स्नान घर कहना अधिक तार्किक और सिद्धांत के अनुसार होगा। अब हम कौन से शब्द का प्रयोग करें जिससे वहां पे सही तर्क पे बैठे, क्योंकि हिंदी में अगर आप देखेंगे तो एक शब्द के कई अर्थ हैं, कई शब्द हैं एक अर्थ के लिए, क्योंकि यहाँ ये जो मिश्रित भाषा है, हिंदी में फारसी भी है, तुर्की भी है, अरबिक भी है, संस्कृत भाषा भी है, अंग्रेजी भाषा को भी ले लिया गया है। तो आजकल जो बाथरूम हम यूज़ कर रहे हैं, शब्द यूज़ कर रहे हैं बाथरूम, मुझे बाथरूम जाना है, वह बाथरूम जाना है तो मतलब बाथरूम मतलब स्नान गृह है, लेकिन एक प्रणाली सी हो गई है, एक प्रक्रिया सी हो गई कि हम कह रहे हैं कि हमें बाथरूम जाना है। अब वो किस काम के लिए है या किस पर्पस के लिए है ये नहीं है। जैसे हम हाथ मुंह धोने के लिए भी हम कहेंगे हम बाथरूम जाएं, बाथरूम कहाँ है। कभी कभी शब्दों के लेखन के अनुवाद जैसे संकल्पना का उपयोग करते हुए युक्ता सिद्धांत अपनाया जाता है और इसे हमारी भाषा के अनुसार ढाला जाता है। उदाहरण के लिए, लेखन के अनुवाद से बनने वाले शब्द एकेडमी, ट्रेजेडी, कॉमेडी, इसे हमारी हिंदी भाषा के अनुसार ढाला जाता है। जैसे अकादमी, ट्रेजेडी के लिए त्रासदी, कॉमेडी के लिए कॉमेडी आदि शब्द बनाए जाते हैं। इस प्रकार अनुवाद में युक्ता के सिद्धांत को संक्षेप में युक्ति सिद्धांत कहा जाता है। तो जहाँ पे प्रयोग है, प्रयोग में प्रयुक्त किया जा रहा, वहां पे हम इन बातों पे ध्यान देते हैं। व्याख्या सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुयायी मानते हैं कि अनुवाद में केवल अर्थ परिवर्तन पर्याप्त नहीं है, इसमें कई स्थान पर कई शब्दों के अर्थ को स्पष्ट रूप से बताया जाता है, इसलिए अनुवाद व्याख्यात्मक हो जाता है। इसे व्याख्या सिद्धांत कहा जाता है। अब इस पर हम बात करेंगे तो हम पहले जब भारतीय अनुवाद प्रणाली पर बात कर रहे थे तो वहाँ पुनर्कथन,
या किसी के कहे हुए उसको फिर हम व्याख्या के रूप में कह रहे हैं, वो भी अनुवाद माना गया। तो कहीं ना कहीं एक व्याख्यात्मकता आ ही जाती है। अगर मूल में कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है तो अनुवाद तक उसको स्पष्ट करने की कोशिश जो है लक्ष्य भाषा में करने की कोशिश करता है। तो उसकी कोशिश रहती है कि वो जो संदेश है वो यहां पे सही तरीके से प्रस्तुत हो जाए। जेम्स होम्स के अनुसार सभी तरह अनुवाद आलोचनात्मक व्याख्या होते हैं। नायडा इस विषय को महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि प्रत्येक अनुवाद में कुछ ना कुछ व्याख्या होती है। इस सिद्धांत को स्वीकार करने वाले साहित्यिक अनुवाद के संदर्भ में अनुवाद सामग्री के अंतरण के दौरान उसकी व्याख्या प्रदान करते हैं। साहित्यिक रचना में विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक स्तर, भाषा और व्याकरण संरचना और सौंदर्यात्मक अनुभवों को लक्षित भाषा में बदलते समय अनुवादक उचित रूप से कार्य करता है। अब जैसे भाई सांस्कृतिक अनुवाद जब हो रहा या इतिहास का जब अनुवाद हो रहा है तो भाई तो जो वातावरण है, जो समाज है, जो संस्कृति है, वो दूसरे देश की भाषा में जब हम अनुवाद करेंगे तो वहां वो उपलब्ध नहीं होगा। एजरपाउंड अनुवाद को साहित्यिक पुनर्जीवन मानते हैं। ऐसे संदर्भ में सृजन की प्रक्रिया का पालन करते समय अनुवादक कहीं भी कुछ ना कुछ करता है। इसका कारण यह है कि जब एक की रचना का अनुवाद दो भिन्न अनुवादकों द्वारा किया जाता है तो वे समान नहीं होते। इस भिन्नता के आधार पर अनुवादक की व्याख्यात्मक क्षमता होती है। तो ये इसलिए होती है कि उसमें व्याख्यात्मक क्षमता होती है। कोई ज्यादा व्याख्या करता है, कोई कम व्याख्या करता है, तो ये एक समान अनुवाद नहीं होंगे, अनुवाद में भिन्नता होगी। प्रभाव समता सिद्धांत इस विचार का समर्थन करने वाले मानते हैं कि अनुवाद पाठक पर उसी तरह का प्रभाव डालता है जो मूल भाषा का पाठ अनुभव करता है। अर्थात अनुवाद में शब्दों और अर्थों की तुलना में समान प्रभाव मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। इसे प्रभाव समता सिद्धांत कहा जाता है। तो हमें समान प्रभाव, इस सिद्धांत के अनुयायी मानते हैं कि अनुवादक के पास अनुवाद करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन अनुवादक के पास बहुत कम समय है। ये उनके पास समय नहीं है, वह किसी प्रकार से आशु अनुवाद तक बन जाता है। समय के आधार पर है, समय नहीं है या समय कम है। अंततः अनुवादक मूल सामग्री में उपयोग किए गए छोटे विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह और विभिन्न प्रकार के प्रतीकों, अर्थ के अंतर्निहित संबंधों और अंतर समय योजना के बारे में लगभग सब कुछ पहचानता है। लेकिन दुभाषी के पास ये सुविधा नहीं होती तो वो बोलने से ही अनुतांत और बलादात आदि के आधार पर ही इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करता है। इस प्रकार इस दृष्टिकोण में उसका काम कठिन हो जाता है। तो अब जिसको हम कहेंगे पंक्चुएशंस, उस पर ध्यान देना आवश्यक है। तो वो उस पूरे मूल के जिस तरह से लेखक जो सोचता है वो उसको व्यक्त करता है। जैसे अल्प विराम है या विराम है तो मुझे वहां रोकना है, एक में कम समय में रोकना है, एक में जो है रोक ही देना है। तो वहां जो है हमें समझ की जरूरत है। दुभाषी को मूल भाषा और लक्ष्य भाषा के व्यापक भाषी स्वरूप के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लक्षित भाषा और बोली जाने वाली भाषा में बड़ा अंतर होता है। अब बोलते हैं जो भाषा, जैसे बोलचाल की भाषा है, वो अंतर है। लिखित भाषा में, जो लक्षित भाषा में, अगर हम एक भाषा को लक्षित कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उस भाषा में अंतर है। बोलते समय हम व्याकरण पे ध्यान नहीं देते, हम कह देते हैं कि जो भी हमारे मन में है हम कह देंगे। वहां पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक वचन, बहुवचन, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है। सांस्कृतिक संदर्भ के एकीकरण का सिद्धांत में भाषा केवल एक भावनात्मक दृष्टिकोण नहीं बल्कि उसके लिए एक सांस्कृतिक संदर्भ भी होता है, क्योंकि भाषा एक विशेष समाज में जन्म लेती है, विकसित होती है और बनाए रखी जाती है।
प्रत्येक भाषा में अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं जिन्हें दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि एक संस्कृति जो है वो दूसरी संस्कृति से भिन्न होती है। भाई एक संस्कृति में और दूसरी संस्कृति में अंतर होता है, जहां पे हम सांस्कृतिक अध्ययन की जरूरत है। अनुवाद एक भाषा में सामाजिक सांस्कृतिक संबंध को दूसरी भाषा में सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों के बीच जोड़ने की प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। इसलिए अनुवाद एक भाषा का अंतरण नहीं बल्कि सांस्कृतिक अंतरण है, जो कई संस्कृतियों का अंतरण है। अनुवाद में संस्कृतियों का अंतरण वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब यहां पे जो है हम देखेंगे किस तरह से एक संस्कृति को बोतिग्नोस्की के कथन है कि अनुवाद सांस्कृतिक संदर्भ का एकीकरण है, इससे सांस्कृतिक संदर्भ का पुनर्सृजन भी किया जाता है। तो यहां पे सांस्कृतिक संदर्भ का एकीकरण है और सांस्कृतिक संदर्भ का पुनर्सृजन भी होता है। अनुवाद परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही, लेकिन अनुवाद जो है आधुनिक काल में ये एक विशेष रूप में महत्वपूर्णता प्राप्त करने लगी है, कि ये विशेष रूप में प्राप्त करने लगे। इससे एक स्वतंत्र विधा के रूप में सामान्यता मिली है, जो एक मान्य रूप है। आधुनिक युग में इसे एक और भाषा और भाषा शास्त्र के दृष्टिकोण से समझने के लिए कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर इसके सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में अनुवाद और भी विस्तारित होता जा रहा है। मशीन अनुवाद अनुवाद के शिल्प और विज्ञान के रूप में मान्यताएं प्राप्त कर चुका है, जिसने इसके विभिन्न आयामों के लिए व्यापक आधार प्रदान किया है। आधुनिक पश्चिमी अनुवाद सिद्धांतों के विकास में मुख्य रूप से 4 विचारधाराओं ने योगदान दिया है। ये 4 विभिन्न स्कूल, प्राग स्कूल, लंदन स्कूल, यूनाइटेड स्टेट्स स्कूल तथा स्कूल ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। इन विभिन्न विचारधाराओं के संप्रेषण में रोमन, यक्योस्वन, कैटफर्ड, नायडा तथा फॉक्स का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए जो है हम इनके योगदान के लिए हम बहुत इनसे प्रभावित हुए हैं। पूरे अनुवाद के क्षेत्र वाले इनके योगदान को सराहते हैं। इसके बाद पियर्स, न्यूमार्क, लेफेब्रे ने भी अनुवाद सिद्धांत के निर्माण में अपनी व्यापक भूमिका निभाई है। रोमन यक्योसन ने अनुवाद को अंतर्भाषिक, अंतःभाषिक और अंतर प्रतीकात्मक रूप में विश्लेषित किया है। कैटफर्ड व नोएडा ने समतुल्यता के आधार पर चर्चा किया है। लेफेब्रे ने अनुवाद के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को स्पष्ट करते हुए कुछ सिद्धांत विकसित किए हैं। इन सभी विचारकों व विचारधाराओं के आधार पर कुछ सामान्य सिद्धांतों के भी स्थापित किए जा सकते हैं, जिसमें संरचना परक, अर्थ परक, समतुल्यता, सापेक्षता, यूनिकोडीकरण और सिद्धांत का विवेचन प्रमुखता अनुवाद को व्यापक आधार प्रदान किया है। तो इन सब के विचारों से जो हमें प्राप्त हुई है वो एक बहुत अच्छे सिद्धांत हमें मिले हैं, जो हमें अनुवाद करते समय हमारे लिए सहायक होते हैं, हमें पूरी जानकारी देते हैं कि किस तरह से अनुवाद होना चाहिए, अनुवाद कैसे हो रहा। जैसे हम कोई अनुवाद कर रहे हैं तो क्या हम सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, क्या हमारा अनुवाद सही है। तो हम इस संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए, जहां हम सोच रहे हैं कि हमारा अनुवाद सही है या सही नहीं है, इस पर हम क्या करें, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ इन सिद्धांतों की सहायता ले सकते हैं, जो इनका महत्वपूर्ण योगदान है, जो हमें एक समझ बिठाते हैं। तो आगे कुछ शब्दावलियाँ
मैंने जोड़ा है जो आपके लिए सहायक होगा, जिससे आप अनुवाद करते समय इनका प्रयोग कर सकते हैं। पंचपदी पद्य, पेंटामीटर, नाटक, ड्रामा, गद्य, प्रोस, प्रिस्क्रिप्टिव, कल्पना, इमेजिनेशन, अनुप्रास, अलिट्रेशन, कलाकृति, आर्टवर्क, छंद शास्त्र, प्रसोडी, शब्दांश, सिलबी, निबंध, ऐसे, हास्य व्यंग्य, सटायर, वाक्य विन्यास, सिंटैक्स, पौराणिक, मैथोलॉजिकल, व्याकरण, ग्रामर, प्रतीक, सिंबल, गाथा, सोनेट, त्रासिडी, ट्रेजेडी, औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, गाथा गीत, बैलेट, इतिहास, मेमोर, कथानक, प्लॉट, भावपूर्ण, एमोटिव, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, पाठनीय, रीडेबल, यथार्थवाद, रियलिज्म, रूपक, मेटाफर, सौंदर्य संबंधी, एस्थेटिक्स। तो ये कुछ शब्दावली हैं जो आपके लिए उपयोगी होगी। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। संदर्भ पुस्तक, ग्रंथ एवं अन्य प्रकाशन: अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि, भोलानाथ तिवारी। अनुवाद विज्ञान की भूमिका, कृष्ण कुमार गोस्वामी। अनुवाद सिद्धांत, MTT 10 IGNOU। वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन। इन सब से सामग्री को संदर्भ के रूप में लिया गया, इसमें जोड़ा गया है, उसको सरलीकरण से प्रस्तुत किया गया है ताकि आप इसको समझ सकें, हमारे व्याख्यान को, और हम आपको अच्छी तरह से समझा भी सकें, आप इसको समझ सकें और व्याख्यान सफल हो। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।